मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। जनाब, दिन का आगाज़ एक अच्छी बात के साथ ही हम हमेशा की तरह करेंगे। तो आज हम जिक्र करेंगे खोखली अनाओं का। ज़िंदगी में ऐसे कई लोग हमें मिलेंगे जो खोखली अनाओं का बोझ लिए जी रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिनसे किसी आसानी या फिर खैर की तवक्को नहीं होती। और आसानियाँ तकसीम करने वाला कैसे बना जा सकता है, ये एक सवाल मेरे ख्याल से हम सब के जहन में आता है, क्योंकि मखलूक के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना और सच में बड़ा आदमी बनने का सलीका बड़ी मुशक्क़त के बाद मिलता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। और आसानी हमेशा वो लोग बांटते हैं या तकसीम कर पाते हैं जिनकी अनाएँ खोखली नहीं होती हैं। और ये खोखली अनाएँ क्या होती है? आपको बेशुमार ऐसे लोग ना अपनी ज़िंदगी में मिले होंगे या ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ेगा जो ज़ाहरी तौर पर इज़्ज़त और इकराम के हामिल होंगे, उन्हें मर्तबा, मकाम और दौलत भी मैसर होगी, मगर उनकी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता होगा। ये वो लोग होते हैं जो अगले का दिल और रूह ज़ख्मी कर देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता, और लोगों के जज्बात उनका ईंधन होते हैं। खोखली अना हमेशा एहसान फरामोश और बेकदरी होती है। उन्हें एहसान तस्लीम करते और उसका बदला चुकाने में ना झिझक सी महसूस होती है। और मैंने जनाब ये सीखा है अपनी ज़िंदगी में कि हमारे जो माँ बाप है ना, उनके अलावा ज़िंदगी में जो शख्स आपको कोई आसानी देगा ना, या आपके लिए कोई मुश्किल से आपको किसी निकालेगा, वो दरअसल आप पर एक एहसान कर रहा होता है और उसका बदला चुकाना या कम से कम उसका एहसानमंद होना हमें ज़रूर चाहिए। और बड़े लोग तो माँ बाप के किए को भी एहसान गर्दानते हैं और यही उनकी आला ज़रफ़ी की निशानी भी होती है। तो इसलिए जनाब उन लोगों से हमें बचना चाहिए जो खोखली अनाएँ लेकर अपनी ज़िंदगी में जी रहे होते हैं, जिनकी अपनी शख्सियत कोई नहीं होती है, जो अंदर से बहुत सी महरूमियों का शिकार होते हैं और बज़ाहरी तो जनाब वो शो कर रहे होते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, हम जो कर रहे होंगे हम सबसे बेहतर कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की जो खोखली अनाएँ होती है, एक वो अपने ऊपर उन्होंने एक शेल सा तारी किया होता है, जैसे कछुए के ऊपर एक शेल होता है ना, उसका उस तरह का एक शेल उन लोगों ने भी खोखली अनाओं का अपने ऊपर तारी किया होता है। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए जिनकी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, जो किसी के लिए आसानी पैदा नहीं कर रहा, जो किसी के लिए खैर नहीं कर रहा। तो फिर उन लोगों से रिश्ता रखना, उन लोगों के साथ मिलना जुलना फ़ायदा ही नहीं है। फिर ऐसे लोग सिर्फ आपके लिए नुकसान का बायस ही बनेंगे और हमेशा आपकी ज़िंदगियों में नुकसान के मामलात उन्हीं की वजह से ज़्यादा बढ़ते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और खैर की उम्मीद करनी चाहिए। दूसरों के लिए जितनी आसानियां हम बांट सकते हैं हमें बांटनी चाहिए, और इस जहन में ये चीज़ रख के बांटनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ज़रिया बना रहा है उस आदमी के लिए कि हम उसकी खैर करें, हम उसके लिए आसानी पैदा करें। और ये अल्लाह हमें कह रहा है, ये कोई आदमी जब हम किसी की मदद कर रहे होते हैं ना, तो ये हमें अपने जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ये मदद हमें कह रहा है कि हमें वो करनी है और फिर हमें वो करनी चाहिए। आसानी, अगर आप किसी भी मकाम पे बैठे हैं, कोई बड़ा ओहदा आपके पास मौजूद है, तो लोगों के लिए और अल्लाह के मखलूक के लिए हमें जितनी आसानियाँ पैदा करनी चाहिए वो हमें करनी पड़ेंगी, तभी हम भी अपने अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं और लोग भी हमसे अच्छे तरीके से और भरपूर अंदाज में मिलेंगे जुलेंगे और हमारी शख्सियत जो है वो अच्छे और भरपूर अंदाज से, मुस्बत अंदाज से निखरेगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी शख्सियत में भी नई इनिशिएटिव लेने चाहिए, चेंज करनी चाहिए और दूसरों में भी थोड़ी बहुत चेंजिंग्स लेकर आनी चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए हमें। तो ये आज का पैगाम था जो आपके साथ शेयर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं और आज भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जनाब जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, इन कॉन्वर्जेशन होंगे और हमारे जो
एक्सपर्ट मेहमान होंगे वो भी हमारे साथ इन कॉन्वर्जेशन होंगे और हमारे तमाम तर सवालों के जवाबात देंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर जनाब कोई ना कोई सोल्यूशन हम आप तक पहुंचाएंगे ही। और शहर लाहौर में भी बहुत सारी जनाब एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसके हवाले से मैंने अपनी टॉप स्टोरीज़ में भी आपको बताया है। लेकिन जिस तरह सर्दी का मौसम होता है और उसमें काफ़ी इवेंट्स इंतज़ामिया की तरफ से भी कराए जाते हैं और एक और इवेंट जो है वो होने जा रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है, जिसका आगाज़ भी हो गया है। और ख्वाबों का शहर जिस तरह शहर लाहौर को कहा जाता है, यहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, फूड स्टॉल्स भी लगते हैं, खाने के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की जाती है। तो जनाब साल का सबसे बड़ा फूड मेला सज चुका है, जिसके वाले से मैंने टॉप स्टोरी में भी बताया है कि जनाब ये फूड एक्सपो 2023 का इफ्तिताह कर चुके हैं हमारे जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब है और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी, और ये ख़ास करके फूड अथॉरिटी की तरफ से जो फूड मेला लगाया गया है एक्सपो सेंटर में, और वहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी कराई जाएंगी। फूड एक्सपो के बारे में उन्होंने जनाब निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी है कि वहाँ पर किस तरह का जो फूड एक्सपो है उसका इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और पहली दफ़ा किसी अथॉरिटी की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि वो फूड के हवाले से, क्योंकि फूड अथॉरिटी फूड की इंस्पेक्शन के हवाले से काम करती है, देखती है जाकर, तो उन्होंने जनाब ये एक्सपो में फूड स्टॉल्स वहाँ पर लगेंगे, फूड कॉन्फ्रेंस वहाँ पर होगी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो गेस्ट वहाँ पर आएंगे और मुशायरा भी वहाँ पर होगा, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट भी है और मुख्तलिफ़ जो गेम्स हैं उनका भी वहाँ पर इनाकाद किया जाएगा। और 3 दिन का जनाब ये फूड मेला सजेगा, फूड एक्सपो सजेगा एक्सपो सेंटर में, और मेरे ख्याल से आप लोग भी वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ जाके मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूड स्टॉल्स हैं उनको विज़िट करें और मज़े मज़े के जो फूड है उनको एंजॉय करें। और वीकेंड है तो वीकेंड पर इस तरह के इवेंट्स अगर आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से वीकेंड का मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये हम शहरियों के लिए ही सजाए जाते हैं, तो हमें ज़रूर वहाँ का विज़िट करना चाहिए। एक नई एक्टिविटी हो जाती है, हमारे लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही होती है। तो जनाब जिस तरह फूड के बारे में बात कर रहे हैं, मौसम के हवाले से भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि मौसम का इन्हिसार बहुत ज़्यादा होता है कि हमने जनाब किस तरह का अपना स्केड्यूल बनाना है, अपने वीकेंड को लेकर बाहर निकलना है तो मौसम किस तरह का होना चाहिए, बारिश तो नहीं बरस जाएगी या ज़्यादा गर्मी तो नहीं होगी। तो आज भी मौसम के हवाले से यही बताया जा रहा है कि मौसम जनाब मॉडरेट ही रहने वाला है, ना इतनी गर्मी होगी और ना ही इतनी जनाब सर्दी पड़ने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से या पिछले हफ्ते से जनाब मौसम जो है वो मॉडरेट होता जा रहा है, जिसको नीम सर्द कहा जा रहा है, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा पलटा खा रहा है और फरवरी का मिड आ चुका है और मौसम जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंग की तरफ जा रहा है, मौसम बहार आता जा रहा है, तो जिसमें मौसम जो है वो थोड़ा सा खिला खिला सा खुशगवार सा मौसम होता है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती। सुबह के वक्त जब आप धूप में निकलते हैं तो जनाब आपको हल्की हल्की सी गर्मी भी महसूस होती है, लेकिन रात के वक्त जो है वो थोड़ी थोड़ी सर्दी होती है। लेकिन पिछले दिनों बताया ये जा रहा था कि शायद बारिश बरस सकती है, बादल भी महसूस किए जा रहे थे आसमान पर, लेकिन उस तरह बारिश नहीं बरसी है, लेकिन कहीं बूंदाबांदी हुई थी जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका था और आसमान भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। फ़ज़ाई आलूदगी में भी रिकॉर्ड कमी जो है वो देखी जा रही थी। तो आज भी जनाब इसी तरह का मौसम मिला जुला सा हमें दिखाई देगा। और जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों से अर्ज़ किया था कि जनाब ये जो मौसम होता है ना, जिसमें ना इतनी गर्मी होती है और ना इतनी सर्दी होती है, ये सबसे बेस्ट मौसम होता है कि अगर आपने किसी जगह का विज़िट करना है, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाके अपने बच्चों के साथ उनके साथ जाके विज़िट करना है, तो ये सबसे बेस्ट होता है कि आप जाएं वहाँ पर जाके। जिस तरह के यहाँ पर हमारी बहुत सारी ऐसी तारीख़ी इमारत हैं जो हमने देखी भी नहीं होती हैं, तो वहाँ पर जाके आप उनका विज़िट कर सकते हैं। तो ये मौसम इसी तरह का जनाब रहने वाला है, तो उस हवाले से आप अपना जो आज का स्केड्यूल है उसे तश्कील दीजिएगा। अब आगे बढ़ना है हमने और कुछ बात करनी है आसमा जहांगीर के हवाले से। तो जनाब मारूफ कानूनदान हैं और समाजी कारकुन आसमा जहांगीर की आज बरसी
मनाई जा रही है। और उन हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि आसमा जहांगीर 27 जनवरी 1952 में लाहौर में ही पैदा हुई थी। तो आइए उनकी ज़िंदगी पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। आसिमा जहांगीर मजलूमों, बेसहारों और बेजुबानों की आवाज़। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन की सरबराह और मारूफ कानूनदान आसिमा जहांगीर 30 साल तक जुल्म, नाइंसाफी और इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए सदाए हक बुलंद करती रहीं। आसिमा जहांगीर 27 जनवरी 1952 में लाहौर में पैदा हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया और पाकिस्तान में प्रैक्टिस का आगाज। ख्वातीन के हक में आवाज उठाना उनकी पहचान बना। आसिमा जहांगीर ने मुल्क में जमहूरियत की बहाली और निज़ामे अदल में बेहतरी के लिए काम किया और मुशर्रफ दौर में अदलिया बहाली तहरीक में भी फाल किरदार अदा किया। हुकूक ऑर्डिनेंस हो या मजदूरों के हुकूक की बात या फिर खवातीन और अकलियतों के साथ ज्यादती का मामला, वो हर मुहाज पर हर अव्वल दस्ते की सूरत में नजर आईं। आसिमा जहांगीर सुप्रीम कोर्ट बार की सदर भी रहीं। वो 11 फरवरी 2018 को ब्रेन हेमरेज के बायस अपने खालिके हकीकी से जा मिली। और जनाब, ये आसमा जहांगीर के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाई है कि आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और ख़बरें आपके साथ हमने शेयर करनी है। तो आपको बताते हैं जनाब के पाकिस्तान फिल्म और TV इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार नुमान एजाज, कौन नहीं जानता इन्हें। उनकी बर्तन धोने की जो वीडियो है ना, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई है। और वीडियो में ये देखा गया है कि जो नुमान एजाज है ना, वो बर्तन धो रहे हैं और उस दौरान उनकी वाइफ आती है और उनको देख के उनसे पूछती हैं कि ये क्या हो रहा है। तो उसके जवाब में नुमान एजाज ने कहा कि कुछ नहीं। और नुमान एजाज ने मजाक में कहा कि माँ ने ये सोचकर मेरी शादी करवाई थी कि बेगम सारे काम कर लेगी घर के, लेकिन आज मेरी माँ जिंदा होती तो उसे कितनी तकलीफ़ होती कि उनका लेजेंड बच्चा जो है वो बर्तन धो रहा है। और अदाकार ने ये बात सुनकर उनकी जो अहलिया थी ना, वो हंस पड़ी। लेकिन उस दौरान नुमान एजाज ने ये भी कहा कि जनाब उसमें कोई हर्ज नहीं है और मर्द को अपनी बीवी के साथ किचन के कामों में बराबर का हाथ बटाना चाहिए और इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो जाता कि जनाब मैं मर्द हूँ या मैं शौहर हूँ तो मैं तो घर के काम नहीं करूँगा। अगर थोड़ा बहुत बीवी का हाथ बटा दिया जाता है तो उसमें कुछ नहीं होता है, कोई सज़ा नहीं होती है, कोई ईगो का मसला नहीं आता है। तो ये उन्होंने किस तरह अपनी बीवी का हाथ बटाया है। और बिल्कुल जनाब, इसमें कोई आर की बात नहीं है कि आप अपनी बीवी का हाथ बटा रहे हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता। अगर आप थोड़े से बर्तन धो देंगे, थोड़ा सा घर का काम मिलकर बांट कर लेंगे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही ज़िंदगी चलती है, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं लोग। आगे बढ़ते एक और बड़ी मज़े की ख़बर है जो हमने आपके साथ शेयर करनी है कि कभी आपने ये देखा है कि कोई मछली मछेरों के साथ मिलकर दूसरी मछलियों का शिकार करती हो। ये ख़बर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और ये फुल एक तहकीक में इसका एक इंकशाफ भी हुआ है कि जनूबी मशरक़ी ब्राज़ील में डॉल्फिन्स मछेरों के साथ इरादी तौर पर मिलकर दूसरी मछलियों का शिकार करती है। और जनूब मशरक़ी ब्राज़ील के मछेरों का मकामी डॉल्फिन्स के साथ गैर मामूली शराकतदारी 140 साल के वसी अरसे पर मुश्तमिल है। और लगूना नामी छोटे साहली शहर में मछेरे उन समंदरी मछलियों के साहिल पर आने का इंतज़ार करते रहते हैं। और ये डॉल्फिन्स बहरे ओकियानूस से सिल्वर म्यूलेट मछलियों को घेर कर उस तरफ लेकर आती है। और मुहक्किकीन ने ये बताया कि मछेरे मछलियाँ पकड़ने के लिए काबिले भरोसा डॉल्फिन साथियों को तलाश करते रहते हैं और जो उनके साथ ताउन भी करती हैं और म्यूलेट की निशानदेही भी करती हैं। और ये भी बताया गया है और देखा भी गया है कि 2018 से 2019 तक तकरीबन 5000 म्यूलेट मछलियाँ पकड़ी गई थी। और मुहक्किकीन की टीम के मुताबिक यहाँ मछेरा डॉल्फिन को देख रहा होता है और वहीं डॉल्फिन भी मछेरे को देख रही होती है और दोनों को अपने अपने अमल बैक वक्त करने होते हैं ताकि मछली जो है वो उसका शिकार किया जा सके, यहाँ पर वो पकड़ी जा सके। और जब डॉल्फिन देखती है कि मछेरा जाल फेंकने के लिए इस वक्त फुल तैयार है, तब वो गहरा गौता लेकर इशारा देती है और बताती है कि यहाँ पर वो मछली मौजूद है और जाल फेंक दिया जाता है। और बाज़ों का डॉल्फिन यहाँ पर मछेरे सही इशारा नहीं एक दूसरे को दे पा रहे होते हैं और किसी के हाथ भी मछली नहीं लगती है। तो ये एक बड़ी मेरे ख्याल से
जनाब दिलचस्प खबर थी कि एक डॉल्फिन, एक मछली जो है वो मछेरों के साथ मिलकर दूसरी मछलियों का शिकार कर रही है और ये अरसा काफ़ी 140 साल पुराना जनाब उनकी ये शराकतदारी है जो चलती ही आ रही है और ब्राज़ील में ये जनाब हो रहा है। तो एक और ख़बर है जो बड़ी ही मज़े की ख़बर है जो हमने आपके साथ शेयर करनी है और वो काफ़ी वायरल भी हो रही थी सोशल मीडिया पर कि भारत के ज़िला में 12वीं जमात का एक होनहार तालिब इल्म इम्तिहान देने आया, ताहम पर्चा शुरू होने के कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो गया था और इसकी वजह जो थी वो मुश्किल पर्चा नहीं था बल्कि वो 500 लड़कियों में इम्तिहान देने वाला पहला और वाहिद लड़का था और उसी घबराहट से वो अपने हवास खो बैठा। बताया जा रहा है कि 17 साल मनीष शंकर प्रसाद का ताल्लुक़ सुंदरगढ़ से है और वो मैथ्स का पर्चा देने अपने जो इम्तिहानी एग्ज़ाम मरकज़ जो होता है, एग्ज़ाम सेंटर जो होता है वहाँ पे आया था और लेकिन उनकी फ़ितरत थोड़ी सी झिझक और शर्म ज़्यादा थी कि शाय नेचर का था वो। और जैसे ही वो अपने एग्ज़ाम सेंटर में दाखिल होता है ना तो वहाँ पर 500 तालिबात मौजूद होती है, मतलब लड़कियां मौजूद होती है जो पेपर दे रही होती है और मनीष वहां आने वाला वाहिद लड़का होता है और लड़के के अहले खाना मीडिया और ख़ुद भी लड़के ने बताया कि वो इतनी सारी लड़कियों के दरमियान ख़ुद को देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था और उसके बाद उसे धीरे धीरे घबराहट होना शुरू हुई और इतनी बड़ी कि उसके सर चकराना लग गया और उसके बाद उसे होश ही नहीं रहा और वो बेहोश हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि वो अचानक मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुके थे और उसके बाद उन्हें करीब के हॉस्पिटल ले जाया गया जहां कुछ देर बाद उसके होश जो है वापस आए, हवास बहाल हो गए। और मनीष के एक रिश्तेदार खातून ने भी बेहोशी की यही वजह बताई है जो ट्विटर पर ज़ेरे गर्दिश भी है और इस वाक़े के बाद लड़के के रिश्तेदारों ने ये बताया कि उसे लड़का होने के बावजूद भी एक ऐसे सेंटर में भेजा गया है जो मुकम्मल तौर पर लड़कियों के लिए मुख्तस था, मतलब वो लड़कियों का सेंटर था। यहाँ पर 500 लड़कियों के दरमियान वो नर्वस होकर बेहोश हो गए। तो ये मेरे ख्याल से जिन्होंने उसके लिए सेंटर मुख्तस किया था ये उनकी गलती है कि जनाब आप लड़कियों के सेंटर में किसी लड़के को भेज रहे हैं और वहाँ पर 500 लड़कियाँ जब वो एक साथ देखेगा तो फिर वो नर्वस हो ही जाएगा और फिर वो पर्चा भी नहीं दे पाएगा और उसके बाद फिर यही होता है कि जनाब वो बेहोश हो गए हैं। लेकिन अब वो यही बता रहे हैं कि अब वो बिल्कुल ठीक है, होश में वापस आ चुके हैं। तो बड़ी दिलचस्प खबर थी और काफ़ी ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही थी और पिक्चर्स भी सर्कुलेट की जा रही थी कि किस तरह एक लड़का जो है वो वहाँ पर बैठ के पेपर दे रहा है और वो उसके बाद बेहोश हो जाता है। तो ये कुछ मज़े की ख़बरें थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। या आप एक छोटी सी ब्रेक लेनी, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब। जनाब 11 फरवरी का दिन यानी आज पाकिस्तान की ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्याह तरीन दिन है क्योंकि आज मुहज़्ज़ब आदमी और खालिस फ़नकार काजी वाजिद को मदाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए हैं। और तो और नाजरीन आज उर्दू अदब भी गम से निढाल है, आंख अश्कबार है, दिल गहरी उदासी में मुब्तला है क्योंकि उर्दू अदब को जिस शख्स पर नाज था वो कल दुनियाए अदब को हमेशा के लिए खैराबाद कह गया है। यानी अमजद इस्लाम अमजद अपने खालिक हकीकी को जा मिले। कलाम करता था कौसे क़ज़ाह के रंगों में, कलाम करता था कौसे क़ज़ाह के रंगों में, वो एक ख़याल था और शायरी में रहता था। वहाँ पे अब भी सितारे तवाफ़ करते हैं, वो जिस मकान में जिस भी गली में रहता था। अमजद इस्लाम अमजद का नाम पढ़ा तो दिल गम में मुब्तला हो गया और कल से ही ये सिचुएशन चलती जा रही है। और बस इतना कहूँगी कि जनाब जौहरी बंद किए जाते हैं दुकानें सुखन, सपनों से भरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, दिल ने वफा ना की और साथ छोड़ दिया। और मशहूर ड्रामा वारिस के वारिस
चल बसे हैं, यानी पाकिस्तानी अदब का जो रोशन सितारा है, कौमी अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ के अलावा 5 मरतबा टेलीविज़न के बेहतरीन राइटर, 16 मरतबा ग्रेजुएट अवार्ड और दीगर मुतअद्दिद अवार्ड हासिल करने वाले 20 से ज़ायद किताबों का मुसन्निफ़ दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है ना, वहाँ वहाँ ये ख़बर बहुत दुख का बाइस बनी है कि पाकिस्तान के मुमताज़ शायर, अदीब और मारूफ ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और शेर व सुखन के अहद की बात करें तो हम वाकई अहद अमजद में जिए, लेकिन कहाँ अब सुखन में वो गर्मियाँ, वो दादो तहसीन का शोर, वो संगतें, वो महफिलें, वो मुकर्रर की आवाज़ें, सब कुछ खामोश हो गया है। और अमजद इस्लाम अमजद अक्सर पूछते थे कि सितारे टूट कर जाते कहाँ हैं। आज वो खुद आसमान अदब में सबसे बुलंद और चमकता सितारा बन गए, लेकिन टूट सुखने दान गए हैं। और दुनिया अदब में अमजद इस्लाम अमजद का जो खला है कभी भी पुर नहीं किया जा सकता है। और अमजद इस्लाम अमजद एक बड़े और मुतहरिक, तख्लीकार, बेहद नफीस और खली जो इंसान थे, और जिसे बारिश से धुले सेहने गुलिस्ता अमजद, जैसे बारिश से धुले सेहने गुलिस्ता अमजद, आँख जब खुश्क हुई और भी चेहरा चमका। और इन दोनों शख्सियात पर जनाब हम बात करेंगे और इसी पर हमें ज्वाइन किया है मारूफ शायर हैं फ़रहत अब्बास शाह साहब हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर मारूफ उर्दू दान एक मतलब खला एक पैदा हो गया है अमजद इस्लाम अमजद साहब के चले जाने के बाद, और हम उनके बारे में उतनी चीज़ें शायद नहीं बता पा सकते हैं क्योंकि हम उनसे उतनी हमारी गुफ्तगू इतनी हुई है, हम उनसे मिल नहीं पाए हैं, लेकिन आपका बहुत सारा वक्त उनके साथ गुजरा है। तो हम जानना चाह रहे हैं उनकी शख्सियत के हवाले से किस तरह की उनकी शख्सियत थी और आपका जो उनके साथ वक्त गुजरा वो किस तरह का वक्त गुजरा है। जी सर बताइएगा किस तरह का वक्त गुजरा आपका, और जिस तरह आप बता रहे थे कि वो मोहब्बत के शायर थे, रोमांस के शायर थे, नौजवानों के शायर थे अमजद इस्लाम अमजद साहब। देखिए उन्होंने जो उर्दू जदीद नज्म है वो मुश्किलात और मुश्किल और मुबहम नज़मों से निकाल के, जैसे नून मीम राशिद थे या मजीद अमजद, इनकी नज़में मुश्किल थी जी। उनके सामने हमें एक ऐसी जदीद आज़ाद नज़म दी जो ना सिर्फ दिलों से दिलों तक सफ़र करती रही बल्कि उसने हर जगह अपनी मकबूलियत की हैसियत मनवाई। दूसरी एक ख़ास बात ये थी कि आमतौर पर मुशायरों में गज़लें सुनाई जाती हैं और मुशायरों को गज़लों का एक इवेंट करार दिया जाता है, समझा जाता है। अमजद इस्लाम अमजद साहब ने मुशायरों में अपनी नज़में सुनाकर गज़लों से ज़्यादा और बेपनाह दाद भी वसूल की, मकबूलियत भी हासिल की और नज़मों के लिए जगह बनाई मुशायरों में। शख्सियत के हवाले से देखें, वो पढ़े लिखे आदमी थे, उस्ताद थे, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो उनके मिसाल के तौर पे किरदार था जिंदगी में कि उन्होंने हमारी बहुत सारी हमारी गवर्निंग बॉडीज़ हैं पंजाब गवर्नमेंट की जो आर्ट से रिलेटेड हैं, शायरी से, सकाफत से, उनमें शायरों की नुमाइंदगी की। अकेडमीज़ में जैसे सिविल सर्विसेज अकेडमी है, वहाँ लेक्चर्स भी दिए, वहाँ पे लोगों से बहुत ज़्यादा जो पढ़ा लिखा एक तबका है वहाँ पे उन्होंने इंटरेक्शन अपना रखा। फिर दुनिया में बहुत ही यानी मुख्तलिफ ममालिक में बहुत अच्छे लोगों के साथ, बड़े जिनको कहना चाहिए कि बड़े शाइस्ता, महज़ब और पढ़े लिखे लोगों के साथ एक तरह का रवाबित रखे, अपने पैदा किए। आमतौर पे शायर जो हैं वो तन्हाई पसंद होते हैं, मुनीर नियाज़ी साहब की तरह, या अपनी दुनिया में गुम होते हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब का वस्फ ये था कि उन्होंने एक यानी समझें कि जो ज़माने में दुनिया में रहने वाले जो एक्टिव लोग होते हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, रवाबित रखते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं, उस लेवल पे उन्होंने हम सब की नुमाइंदगी की और वो हर जगह अच्छी से अच्छी जगह नज़र आए। और एक ये भी खुशाइन था कि पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की तरफ से उनको हमेशा तमगों से और इज़्ज़त से, एज़ाज़ात से नवाजा जाता रहा। बहुत ही खुश खल्क और धीमे मिजाज के आदमी थे और मिलनसार थे बहुत, और उनकी
महफिल में बैठने वाला या किसी महफिल में वो बैठ जाते थे तो वो एक कहना चाहिए कि ना सिर्फ खुशगवार रहती थी बल्कि यानी जैसे जाफरान जार होना है कहकों की महफिल में बदल जाया करती थी। क्या बात है। एक और शख्सियत है जनाब, वो भी मुसन्निफ़ है, शायर है और हमारे ही प्रोग्राम में आपने बहुत मर्तबा ख़ास करके पूरा सेगमेंट उनके लिए हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है जो किताबों के हवाले से हमें बताते हैं, प्रोफेसर अहमद अमान साहब। और कभी कभी शायरी की किताबें भी हमें बता रहे होते हैं कि हमें किस तरह की पढ़नी चाहिए। तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अमजद इस्लाम अमजद साहब को किस तरह पढ़ा, देखा या उनसे मुलाकात हुई उनकी, तो उन्होंने किस तरह जाना अमजद इस्लाम अमजद साहब को। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद साहब, एक खला है जो पैदा हो गया है अदब की दुनिया में, तो क्या कहेंगे, किस तरह की शख्सियत थी अमजद इस्लाम अमजद साहब की, आपकी मुलाकात हुई हो तो किस तरह का पाया आपने उनको? जी शुक्रिया मुनीबा। पहली बात तो ये है कि अदब के लिए और बाकी पाकिस्तान के लिए उनकी जो हैसियत थी वो तो मुसल्लमा है, लेकिन ज़ाती तौर पे मेरे लिए उनकी जो शख्सियत थी वो एक समझ लीजिए कि फादर फिगर जिस तरह होते हैं वो थे। मैंने जब टीन एज में था तो शायरी जब शुरू की तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे जो तोहफा दिया पहला किताबों का वो अमजद इस्लाम अमजद साहब की किताबें ही थी। उस वक्त तक फशार, बरज़ख, जो खिज़ां के आखिरी दिन, ये सब किताबें ना उसमें शामिल थी। तो जाहिर है आई प्रैक्टिकली फेल इन लव विद द पोएट्री ऑफ अमजद साहब और उसके बाद फिर मैंने उसको देखना पढ़ना शुरू किया। जाहिर है मैं खुद भी शेर कहता था तो अमजद साहब को देख के हौसला हुआ कि हम नज़्म भी कह सकते हैं, रोमांटिक नज़्म। तो अमजद साहब ने बाद में जब उनसे मुलाकातों का सिलसिला, जाहिर है वो मेरे आइडियल थे, फेवरेट थे और जिंदा शख्सियतों में वही मौजूद थे उस वक्त। अहमद फराज साहब थे और मुनीर नियाजी साहब थे, अहमद नदीम कासमी साहब थे और अमजद इस्लाम अमजद साहब थे। तो ये चूंकि लाहौर में ही तशरीफ फरमा होते थे तो इनसे मुलाकात हो जाती थी। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा कि सर मैं आपकी नज़मों का बड़ा फ़ैन हूँ। तो कहने लगे कि दरअसल जब मैंने बरज़ख शाया की तो ये पहली नज़मों की किताब थी, इसमें गज़लें कोई नहीं थी। प्रोफेसर अहमद अमान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ दुनिया मीडिया ग्रुप हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है। हसन, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हसन, जब भी निगरान सेटअप आया है, इतने तकर्रुर तबादले हुए हैं, जब नजम सिटी साहब आए थे 2013 में, डॉक्टर हसन अस्करी साहब थे निगरान सेटअप में, तब भी इसी तरह के तकर्रुर तबादले किए जाते थे या ये पहली दफ़ा इतने ज़्यादा तकर्रुर तबादले किए जा रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा जब आप भी उस टाइम जो है वो रिपोर्टिंग कर रही थी जब नजम सेठी साहब का ज़माना था 2013 में, तो उस वक्त भी इसी तरह ही बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हुए थे। और फिर जब हसन अस्करी साहब आए, माजी में जब भी आप उठा के देखें निगरान सेटअप में तकर्रुर तबादले होते हैं, ठीक है। उस पर वो ये लॉजिक देते हैं क्योंकि माजी की हुकूमतों ने अपने तर्ज के अपने जो है वो मफादात को मद्देनजर रखते हुए ऑफिसर्स को तैनात किया गया होता है और वो अपने मकासद इस्तेमाल करते हैं उन ऑफिसर्स की तैनाती के बाद। वो ये समझते हैं अगर शफाफ और मेरिट पर आप इंतखाबात करवाना चाहते हैं तो हम अपनी टीम लेकर आएंगे जो मेरिट को, शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए आगे लेके चलें, ठीक है, और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके, यानी कोई सवाल ना उठा सके, गैर जानिबदार अफसरान हो, क्योंकि गैर जानिबदार जो है वो शफाफियत पर मुबनी वो चाहते हैं कि सारा सिस्टम चले। इस चीज़ को देखते हुए निगरान सेटअप जब भी आता है तो वो अपने जो है वो जो सिलेक्शन की जाती है, फिर थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑफिसर्स की मंजूरी ली जाती है और फिर उनको तैनात किया जाता है। अब तक तकरीबन जो 300 के करीब थे, अब बढ़ के तकरीबन 500, सवा 500 के 525-26 के करीब हो गए जो अब तक निगरान सेटअप में पंजाब में तकर्रुर तबादले हो चुके, जिसमें पुलिस है, DPOs, RPOs, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्रेटरीज, फिर इसी तरह AIGs बेशुमार हैं, IG चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील हो गए। तो यूं आप ये कह सकते हैं कि एक नई टीम जो है वो बनाई जाती है, तश्कील दी जाती है ताकि इसके एक अच्छे अंदाज से मामलात को लेके आगे चल सके। लेकिन अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें मशकूक इसलिए हैं कि इलेक्शन भी 90 दिन में होता है या नहीं होता, और कई जिस सब तरीके इंसाफ जो है वो निगरान सेटअप पर ख़ास तौर पे जो तैनातियाँ हो रही हैं उस पर सवालात उठाते हैं कि आपने ऐसे ऑफिसर्स तैनात कर दिए जो 25 मई में इन्वॉल्व थे, उन्होंने मारधाड़ की, मारा, उनके तरीके इंसाफ के कारकुनों को, रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे, इसी तरह
वो कहते हैं कि आपने इनको क्यों तैनात किया। अच्छा। दूसरी तरफ ये समझा जाता है कि हमने शायद इसलिए तैनात किया कि ये बंदे ठीक थे, ये मेरिट पर इम्प्लीमेंट जो है वो काम करते हैं, जो इनको टास्क दिया जाता है उसके मुताबिक वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इस वजह से पंजाब में तकर्रुर तबादले होते हैं। तो अब जो तैनातियाँ अमल में लाई गई हैं, इससे हम जो है आइंदा आने वाले दिनों में सिचुएशन पता लगेगी कि ये किस हद तक जो है गैर जानिबदार हैं, शिफाफ मामलात को आगे लेके चलते हैं या किसी वन साइडेड रूट लेके चलते हैं। तो क्या मजीद भी हो सकती हैं? देखिए मजीद भी होंगे, मेरे ख्याल में भी SHOs भी कुछ हुए, कुछ और आगे जाएंगे, फिर इसी तरह तहसीलदार वाली सतह पर आएंगे, पटवारियों यानी निचली सतह पर हर जगह जो है वो ये उसके असरात जाएंगे। आप देखें ना, डीजी एंटी करप्शन भी नए आ गए, सुहेल जफर चट्टा साहब, तो उन पर भी कई PTI जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया भरा पड़ा है उनके अगेंस्ट जो है। अब जो किसी को पसंद नहीं वो उसके अगेंस्ट है, जो पसंद है वो उसके हक में जो है वो बातें करते हैं। ये एक तरीक़ेकार है, कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं एक्सेप्ट करता, लेकिन जवाब दे तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही है, क्योंकि उन्होंने ही अप्रूवल दी। बेशक निगरान सेटअप कोई भी काम हो, इलेक्शन जब एक्ट आया था 2017 जो नया एक्ट उसमें तरमीम एक्ट आया था, तो उसमें हसन अस्करी साहब ने भी उसी पर इम्प्लीमेंट किया था। मुझे याद है हम खुद उनके पास आते जाते थे, तो वो जो भी कोई अपॉइंटमेंट करते थे तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाते हैं और वहाँ से अप्रूवल आके लगती है। इसी तरह जब हमने सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब से जब हमारी मुलाकात हुई, हम उनको देखे, हम उनकी वर्किंग स्टाइल को देख रहे हैं, तो वो भी जो मामला होता है तो वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं और वो फिर वो ये देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पर मुनासिब है या नहीं, वो भी तब्दील करते हैं। फैजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं। सीनियर रहनुमा है PTI के। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने भी अब 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है इलेक्शन कमीशन को, क्या कहेंगे, क्या हो सकते हैं 90 रोज़ में इलेक्शन, क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपके सीनियर जर्नलिस्ट हसन रजा साहब ने आखिरी जो 30-25 सेकंड बात की है ना, बस वही असल बात है। अच्छा, वो अर्क है ना सारा, कि ये भाग रहे हैं ये PDM वाले। अच्छा, तरह के वाज़े शिकस्त इनके खाते में आनी है, रुसवाई, जगहसाई और सियासी बेहयाई के अलावा इनके खाते में कुछ नहीं। वरना आप दहशतगर्दी की बात करती हैं, 2008 का इलेक्शन सवियत तरीन दहशतगर्दी में हुआ जी, 2013 का इलेक्शन सवियत तरीन दहशतगर्दी में हुआ, 2018 का इलेक्शन सवियत तरीन दहशतगर्दी में हुआ। अभी अशर अशीर भी नहीं है उनके मुकाबले में, इन तीनों इलेक्शनों के मुकाबले में। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आइन के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन के अलावा और कोई किसी किस्म का तज़किरा नहीं है। आइन का आर्टिकल 105, आइन का आर्टिकल 224, आइन का आर्टिकल 224A, इसको आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि गवर्नर ने जब भी असेंबली डिसॉल्व होनी है, चाहे वो अपनी मुद्दत पूरी करके हो या उससे पहले हो, उसने जब निगरान सेटअप लगाना है तो बिल्कुल साथ ही उसने आपकी इलेक्शन की डेट देने का वो पाबंद है। ये तो पिछले 20 दिन से जनाब इन्होंने वायलेशन कर रहे हैं और आर्टिकल 6 की वायलेशन हो रही है और आर्टिकल 6 इन पर लगता है। लेकिन अब अदालत आलिया ने एक फैसला दिया है, बात इनकी ठीक है हसन साहब की अपनी तरफ से ये भागेंगे कोई डबल बेंच की तरफ या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ, लेकिन किसी जगह पे भी जाए इलेक्शन के अलावा और कोई चाराकार नहीं है। और मुल्क और रियासत जमहूरियत के अंदर आइन के सर पे चलती है, कानून के सर पे चलती है, ख्वाहिशात के सर पे नहीं चलती। और फिर पैसे की बात करते हैं, मावनीन पे मावनीन रखी जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी, आपकी जनाब 85 और 87 मेंबरान की काबीना वफाकी बन गई है, उनके करोड़ों अरबों रुपए के नैन लक्षण जो है वो टकटलियां बर्दाश्त करनी है इन्होंने, लेकिन इलेक्शन और आइन और कानून के मुताबिक मुल्क नहीं चलाना। फैजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपना मौके हमारे साथ शेयर किया है। ब्रेक का वक्त हो गया था, नहीं तो मैं आपको और भी टाइम दे देती, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा है कि अब ये पाबंद हो चुकी है कि 90 रोज में इलेक्शन कराने हैं, तो देखते हैं कि जनाब आने वाले दिनों में क्या नई डेवलपमेंट होती है। हसन आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और जनाब ये सारी सिचुएशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जनाब अच्छी बॉडी कौन नहीं चाहता, आजकल तो नौजवान अपने फिटनेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं। टोले शोले बनाने का तो ट्रेंड ही चलता जा रहा है और नौजवानों को अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, उसको मजबूत बनाने का जुनून सर पर सवार होता है। उनमें से कई आगे चलकर उसे
प्रोफेशन के तौर पर भी अपनाने का इरादा कर लेते हैं, और जिसके लिए बहुत सारी जनाब उन्हें जिद्दोजहद करनी पड़ती है। जिम ट्रेनिंग के साथ बेहतरीन खुराक भी लाजमी होती है, और बदकिस्मती से नौजवान जो है वो जल्द अज जल्द अपना जिस्म बॉडी बिल्डर्स जैसा बनाने की आड़ में मसल्स बिल्डिंग सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, और मसल्स बिल्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो है स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उनका मकसद कम से कम वक्त में जिस्म के पट्ठों को मजबूत करना और उनका मास बढ़ाना होता है। और कम अरसे में बेहतरीन नताइज हासिल करने वाले नौजवान स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से मुतअद्दिद बीमारियों का भी शिकार होते हैं, और बेशतर अमवात का भी शिकार हो जाते हैं, और इससे रिकॉर्ड भी की गई हैं कि बहुत सारी अमवात भी हुई हैं। तो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कितना ख़तरनाक है, इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और इसके बगैर आप जिम करके ट्रेनिंग करके अच्छे कोचेस के थ्रू किस तरह अपनी जो है बॉडी उसको बना सकते हैं, ऐसे और भी बहुत से अहम सवालात हैं जो हमने आज अपने मेहमानों से करने हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद इफ्तिखार खान हैं, और राना शकील ने भी हमें ज्वाइन किया है। जनाब फ़िटनेस कोच हैं, दोनों ही ट्रेनर्स हैं, और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब से दोनों का ताल्लुक़ है। शकील आपको भी वेलकम कहती हूँ और फ़ाहद आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। फ़ाहद, सबसे पहले तो बताइए कि जो इतना जुनून चढ़ा हुआ होता है, ख़ास करके हमारी नौजवान नस्ल में यंगस्टर जितने भी लड़के आते हैं कि हमने कम से कम वक्त में अपनी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से बनानी है, हमारे मसल्स बने हों, डोले शोले बने हों, और उसकी वजह से शॉर्टकट्स में चले जाते हैं, तो ये कितना नुकसानदेह है उनकी बॉडी के लिए? जी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे है कि सबसे पहला जो रीज़न है वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म से है, उससे लोग देख के इंस्पायर होते हैं बहुत ज़्यादा कि जी ये कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। और सेकंड थिंग जिस तरह आपने बताई कि शॉर्टकट्स जो है ना वो लेते हैं, और शॉर्टकट का आपको पता है कि जी हमारा जो है वो शॉर्टकट स्टीरॉइड्स है। हाँ। लेकिन स्टीरॉइड जो है इनको इतना नहीं पता कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी बॉडी को जो है वो टोटल जो है वो नुकसान पहुँचाता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है शॉर्टकट है। आप नेचुरल डाइट से जिस तरह जाएंगे, लाइक आपने नेचुरल डाइट पे 1 ईयर में फॉर एग्जांपल अगर आपने एक अपनी अच्छी बॉडी डेवलप करनी है, तो स्टीरॉइड जो है वो आपको 3 to 4 मंथ्स में जो है वो आपको डेवलप कर देगा। अच्छा। तो इसका मैं तो यही कहूँगा हमारे यंगस्टर्स जितने भी हैं तो कि आप नेचुरल डाइट को फॉलो करें, हेल्दी डाइट को, ऑर्गेनिक डाइट को आप फॉलो करें, आप स्टीरॉइड को छोड़ें। शॉर्टकट है वो सिर्फ प्रो बॉडी बिल्डिंग के लिए ही होता है। अच्छा। और वो आप उनके नेचुरल डाइट में गोल अचीव होता है आपका लाजमी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिसिन के इस्तेमाल से ही जो है आप वो बॉडी अच्छी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अच्छी डाइट भी ले सकते हैं, उससे भी आप थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा। लेकिन जो है ना आपका गोल अचीव होता है लाजमी, और करवाया अल्हम्दुलिल्लाह करवाते हैं। मतलब हमारे यंगस्टर्स को ये नहीं लगता ना कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं ये भी स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते होंगे, तभी इनकी जाके इतनी अच्छी बॉडी बनती है, इतने अच्छे मसल्स बनते हैं, तो हमने भी उन जैसा बनना है, तो उनकी पीछे कितनी मेहनत होती है, उन्होंने अपनी बॉडी पे की हुई होती है। बिल्कुल, एक्चुअली लोग पता क्या करते हैं, लोग यूट्यूब को फोकस करते हैं ज़्यादा, ठीक है, यूट्यूब पे देख लिया। अब एक फॉर सपोज रोनी कोलमैन है, मिस्टर ओलंपिया, ठीक है। अब लड़के यंग क्या करते हैं, जिम में जाएंगे हमें ऐसा बना दें, मोस्टली हमारी फील्ड है ना, हमें पता है फाद और मैं, तो वो हमें ऐसा बना दें। देखें अब उसको क्या करते हैं लोग, उसकी डाइट प्लान देखी, उसकी जो है वो आपने ट्रेनिंग देखी, देन आप जिम में आए हो, आप शुरू हो गए। अच्छा। ये बात नहीं। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि आपके मीडिया के तवज्जो से कि देखें आप यूट्यूब को फॉलो करें, देखें ज़रूर, हर चीज़ देखें, मोटिवेशन ठीक है, लेकिन आप जो है ना सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जाएं। ओके। सबसे लोकल जिम बने हुए हैं, वो सर्टिफिकेशन नहीं होती, बेसिक चीज़ें देखिए, हर बंदे की बॉडी अलग है, फ़हद की अलग है, मेरी अलग है, मतलब हर बंदे की जो है बॉडी जो है ना वो अलग होती है। लाइक आप जब भी आप बिगनिंग लेवल पे स्टार्ट करें, हमेशा एक सर्टिफाइड ट्रेनर को हायर करें, उसकी प्रेजेंस में आप ट्रेनिंग करें, ना कि आप खुद आप यूट्यूब को फॉलो करके अपनी ट्रेनिंग्स करें। वो दिखाया कुछ और जाता है, रियलिटी बेस पे कुछ और होता है। वो किस लिए मसल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, तो वो आप हमेशा स्टार्टिंग में बिगनिंग लेवल पे जो है ना अपनी बॉडी को जो है ना खराब कर लेंगे। सही। और बहुत से लोगों को फिर फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, इसी तरह है ना, ट्रेनर्स नहीं होते सर पे। हाँ। आपको पता नहीं है कि हमने किस एक्सरसाइज को किस तरह करना है, कितने टाइम्स करना है, तो वो स्टार्टिंग में बिगनिंग में अपनी कोई ना कोई इंजरी करवा लेते हैं। ट्रेनिंग अलग है, वेट ट्रेनिंग अलग है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो है ना वो समझनी बेहतर होती है हर बंदे के लिए। फिटनेस की स्टेजेस हैं, काफी स्टेजेस हैं। अच्छा। फिटनेस लेवल पे है, परसेंट रह गई है हमारी, आप देख लें कि कोई चीज आपको ओरिजिनल नहीं नजर आएगी, ऑर्गेनिक तो कहीं भी नहीं मिल रही है, हर चीज में कोई ना कोई मिलावट पाई जाती है। बेहतर ये होता है कि घर में बैठने की बजाय बंदा पार्क देख लें, वीरान पड़े हुए हैं, पार्क में कोई जाता ही नहीं है,
ठीक है, कोई इतने निकलता बड़े नहीं है। बड़े पार्क्स हैं हमारे और खाली पड़े हुए होते हैं। देखें खाली पड़े हैं। अब हम स्पोर्ट्स बोर्ड में हैं। हाँ जी, हमारे माशाल्लाह तारिक कुरैशी साहब हमारे डीजी स्पोर्ट्स जो है वो खेल को जो आगे लेके जा रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा जो है वो प्यार करते हैं सबके साथ। और मतलब मैं यही है कि देखें आपके पास इतने पार्क इतने ग्राउंड हैं, बेसिक ये है मोबाइल आप बैठे हुए हैं घर पे आप गेम खेल रहे हैं और ये वो, तो मैं कहता हूँ कि आप बाहर निकलें। ख़ास तौर पे ये जो हमारे ओवर एजेस हैं, ठीक है, 50 प्लस या 40 प्लस जो हैं, इनको चाहिए कि अपनी डाइट अच्छी रखें। देखिए आपका ख्याल आपने खुद रखना है, ठीक है। प्यार सारे करते हैं सबसे, मैं इससे भी प्यार करता हूँ, ये मुझसे भी करता है, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ें माँ बाप भी प्यार करते हैं, लेकिन ये है कि देखें आपने अपनी हेल्थ का ख्याल जो है ना वो आपने खुद रखना है। पैसा कमाने के पीछे लगे हुए हैं तो ये अच्छा, डाइट में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए जो नेचुरली आपकी बॉडी देखें मैं आपको बताऊं, देखें पहले वक्तों में ले जाएं आप, ठीक है ना। देखें आपकी जितनी एक्टिविटी है ना, सारा दिन आप क्या काम करते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी फैट बर्निंग में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई भी वर्कआउट कर रहा हूँ, लाइक मैं बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो कैलोरीज बर्न हो रही हैं, ठीक है। तो देखें आपको एक तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आनी चाहिए कि आज मैंने फॉर सपोज मैंने 2000 कैलोरीज ली हैं, ठीक है फाद, एग्जैक्टली 2000 आपने जो है वो कैलोरीज ली हैं, तो आपने बर्न कितनी की हैं, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, प्लस टू प्लस कैसे जाते हैं कि 2500 कैलोरीज ले ली, 2000 बर्न कर दी, तो 5 तो प्लस हो रही है ना, तो आप माइनस में जाएं अगर आपने फैट को नीचे लेके आना है। और दूसरा ये है कि अपने आप को ना अप एंड डाउन करना चाहिए बंदे को, कभी साइज की तरफ चले जाएं और कभी वो क्या होता है आपके माइंड में गोल होता है कि यार मैं जो है ना जरा थोड़ा सा मैं अब ये फहद पिछले साल जो था बहुत हैवी था, ठीक है, मैंने कहा यार थोड़ा चेंज लुक में आना चाहिए, तो बहुत जारी बात है। तो हमारे पास एक गोल होता है, हाँ जी, हम एक ही फिजिक पे रह रहे हैं कि हम खुद से भी फेडअप हो जाते हैं, सही। तो फिर हम अपने आप में चेंजेस करते रहते हैं, कभी अप जाते हैं कभी डाउन आ जाते हैं। सेकंड में आप देखें कि आप घर से निकलें या ऑफिस से निकलें, कहीं से भी निकलें, आप कहीं जाएं, सबसे मेन चीज़ आप जो अब देखेंगे ना लोगों में कोई खुश नहीं नजर आएगा आपको, फ्रेश से यानी कि फ्रेश फील, टेंशन, डिप्रेशन और जो है ना यानी कि वो बिल्कुल ही जो है ना, कोई हंसता हुआ बंदा मुझे आप दिखाएं। यहाँ से मैं घर से आ रहा हूँ, हम रास्ते में यही बात करते हैं फादर में, मैं कहा यार देख ले कोई बंदा जो ऐसा है ना कि जो हंस रहा हो या कहीं खड़ा हो, जिस तरह पहले होता था, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। आप देखें क्योंकि ग्राउंड आबाद होते थे ना, तब लोग जाके एक्टिविटीज करते थे, ग्राउंड में जाके वॉक करते थे, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे। अब जो है अब हम सिर्फ अपनी पैसों के पीछे भाग रहे होते हैं, ये कर ले वो कर ले, ग्राउंड में जा ही नहीं सकते, और वो जो अग्रेशन होता है हमारे अंदर का वो निकलता नहीं है, वो खत्म हो गया। अब देखें लाहौर की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है, इसमें से 0.001% भी जो है ना अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखती है। हाँ। हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड जो हैं वो वीरान पड़े हैं, हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो हमारे भरे पड़े हैं, आबाद हो गए। तो हमारा एम यही है कि हमें अपनी स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को आबाद करना है, सही, और हॉस्पिटल्स को जो है वीरान करना है, तभी हम अपना फिटनेस का ख्याल रखेंगे। तारिक कुरैशी साहब हैं, जिम में आते हैं, अपने से बड़ा प्यार करते हैं, ख्याल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हमारे एडमिन साहब हैं, डायरेक्टर एडमिन उमैर साहब, वो जिम में आते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। तो देखें अपने लिए इंसान को थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद घर बैठ जाते हैं, तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि स्टार्टिंग से जो है ना आप तो अपना फ्यूचर बनाने के लिए देखें स्टार्टिंग से बंदा करता है ना, तो ये तो मेन चीज़ है आपकी फिजिकल जो है ना, ये मेन चीज़ है, इस पे फोकस करना चाहिए इंसान को। आपके हसन रजा साहब हैं, बहुत एग्रेशन दिखाते हैं, हमारे पास आते हैं, बहुत जिम में बहुत एग्रेशन दिखाते हैं। अब उनका माइंड क्या होता है हसन रजा साहब का कि जिम अकेला हो, यानी कि कोई ना हो, ठीक है, अच्छा म्यूजिक होना चाहिए। तो उनको हसन रजा साहब को मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, सही है, तो उनका ये माइंड होता है कि मैं अकेला हूँ और अच्छी ट्रेनिंग हो, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं माशाल्लाह, बड़ी हैवी और बड़ी फिट ट्रेनिंग करते हैं। तो इस तरह हर किसी को जाके मतलब हमारे यहाँ पे देख ले आप, कहीं सड़क पे भी निकल जाएंगे, छोटा सा एक वाकया हो जाएगा, लोग एक दूसरे को मरने पे उतर आएंगे, क्योंकि वो अग्रेशन नहीं निकल रहा होता, वो अंदर की आपकी फ्रस्ट्रेशन। जब आप जिम जाते हैं, जब आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, तो ऑब्वियसली आप फिर इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़्यादा होती है। तो फाद जब आप वहाँ पर लोग आते हैं स्पोर्ट्स बोर्ड में, वहाँ पे बच्चे भी आते होंगे, यंगस्टर्स भी आते होंगे, तो आगे सबसे पहले वो किस चीज़ की डिमांड करते हैं कि सर हमें कैसा बना दें? मोस्टली जो होते हैं वो कहते हैं सर हमें आप अपने जैसा बना दें। क्योंकि मोस्टली जो हैं लोग आप देखेंगे कि जी मतलब मोटापा, पेट निकल आया, लोगों की ज़्यादातर यही शिकायत होती हैं कि जी हमें ये ख़त्म कर दें। लेकिन उसकी मेन वजह क्या है? आपके हेल्दी फूड्स, जंक फूड्स, आपकी ये पिज़्ज़ा, बर्गर्स आप जिस तरह खाएंगे, आप सबसे मेन रोल जो है वो आपका कोल्ड ड्रिंक है। आपकी कोल्ड ड्रिंक इतनी नुकसान है कि मतलब ये सारा इस मामला का जो असर है नहीं उसी में ही है। अच्छा, सही। तो आप हेल्दी डाइट की तरफ जाएं, कोल्ड ड्रिंक की जगह आप अपने फ्रेश जूसेस को इस्तेमाल करें, इन्वॉल्व करें। आप फ्रूट्स खाएं, जंक फूड्स की जगह अपने फ्रूट्स खाएं, अपनी डाइट का कैलकुलेशन रखें। आपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, आपने लंच में क्या लेना है, आपने प्री वर्कआउट में क्या लेना है, बिफोर ट्रेनिंग क्या लेना है, आपने आफ्टर ट्रेनिंग क्या लेना है।
आप ये अपना पूरा प्लान बनाएं, अपने ट्रेनर से प्लान बनवाएं, तो आप उसको फॉलो करके चलें। देखिए हर बंदे को प्रोटीन की ज़रूरत है, हर बंदे को, वो वर्कआउट कर रहा है नहीं कर रहा, कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट उसने लेने हैं और उसने जो है ना प्रोटीन लेनी है, वो फैट लॉस में जाएं या वेट गेन करने में जाएं, प्रोटीन अहम रोल किरदार अदा करता है बॉडी के ऊपर। प्रोटीन पे तो मसल बने हुए हैं। प्रोटीन चिकन से बेचारे लेते हैं हम लोग, अब वो भी 600 से ऊपर चला गया है 1 किलो, अब वो भी कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है, बंदा क्या खाए फिर। नहीं आप देखें ना, हमारे जरूरी नहीं आप चिकन लें, प्रोटीन सोर्सेज और भी बहुत ज्यादा हैं। सही। हमारे रेड बीन्स आएंगे, वो स्पिनिच आ जाती है, वो भी प्रोटीन फॉर्म है, हमारे फिश है वो भी प्रोटीन फॉर्म है, एग्स हमारे प्रोटीन फॉर्म्स है, हमारी जितनी दालें हैं ये सारी प्रोटीन फॉर्म्स हैं। लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि हमने क्या किस प्रोटीन लेना है, ऑल्टरनेटिव क्या लेना है इसका, कि अगर आपको एक चीज नहीं मिल रही है तो आप उसका ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढ सकते हैं। आप दालें भी तो इतनी महंगी है ना, मैं तो कहूँगी आप जिस चीज का नाम लेंगे वो इतनी महंगी होगी कि इंसान कहेगा अच्छा हम खाए तो खाए क्या, लेकिन फिर भी अपनी फिटनेस का तो हमें ख्याल रखना चाहिए, अपनी बॉडी का हम खुद ही ख्याल रखेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे तभी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजर सकती है। दूसरा मिस ये है कि हम क्या करते हैं, हम खाते हैं, अब पहले वाला साहब बात करते हैं या कोई भी हमारे बुजुर्ग, हम देसी घी पीते थे, हम ये खाते थे, वो देखिए उनका वर्कआउट भी कितना होता था, ठीक है ना, वो उन्होंने निकलना है, उन्होंने साइकिल चलानी है, पहले लोग साइकिल चला के जाते थे, अब गाड़ी में बैठ कर आप साइकिल चलाने के लिए जाते हैं। तो देखें आप जो है ना अपना ध्यान रखना चाहिए इंसान को। देखिए मैंने फॉर सपोज मैं अपनी पे बात करता हूँ कि मैंने अगर कोने पे भी जाना होगा तो मैं बाइक स्टार्ट करूँगा और मैं कोने पे चला जाऊँगा, रोटियाँ लूँगा, मेरी कोशिश ये होगी मैं दुकान पर उतरूँ भी ना, मैं वहीं से बैठे बैठे कर दूँगा यार ये 4 रोटियाँ लगा के और मुझे इधर ही पकड़ा दो। फिजिकल एक्टिविटी आजकल लोगों में खत्म हो गई, शॉर्टकट्स की तरफ जाना शुरू हो गए ना। सही। तो हम ये कहेंगे हम थोड़ा सा फासले पे भी जाना तो हम जो है ना वो बाइक को यूज करें, हम गाड़ी को यूज करें, थोड़ा सा वॉक करें, और सुबह की ट्रेनिंग सबसे बेस्ट होती है। ओके। मॉर्निंग में आप जाएं, जितने भी बड़े बड़े आप ये बिल्डर्स देख लें या जो भी आप देखें, मॉर्निंग की जो है ना सबसे बेस्ट ट्रेनिंग जो है ना वो मॉर्निंग की है। ठीक है, तो ट्रेनिंग में क्या करें, बहुत से लोग सिर्फ वॉक का भी करते हैं कि हम वॉक भी करते हैं तो उसकी वजह से भी वो बड़ा फिट रहते हैं, तो वॉक इज इनफ। देखें वॉक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले आप वॉक करें एक राउंड, जैसे फॉर सपोज आप किसी पार्क में चले गए, स्टार्टिंग ही आप वहाँ जाके भागना रनिंग ना करनी शुरू कर दें। अच्छा, अपनी बॉडी को पहले वार्म अप करें, ठीक है, ओके। देन जो है ना आप उसके बाद आप जॉगिंग करें, उसके बाद आपकी आप मसल पे आए थे, जारी बात है हर बंदे का एक माइंड होता है, हर बंदे की एक सोच होती है कि जी हम मसल बनाएं, लेकिन हर बंदा कोई मिस्टर पाकिस्तान बनने के लिए नहीं बैठा हुआ। बेसिक हम भी जो है ना हमारा जो फोकस बेसिक होता है, और जिम में जो हमारे पास जितनी ब्यूरोक्रेसी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह नाम लेना ज़रूरी नहीं है लेकिन माशाल्लाह सारे ही आते हैं, तो उनकी फोकस यही होता है कि जी हमने जो है ना फिजिक फिटनेस की तरफ जाना है, हेल्थ की तरफ जाना है, हेल्थ फिटनेस की तरफ जाना है, ठीक है। तो हमारा यही चीज़ें मेन होती हैं कि अच्छी डाइट बताएं उनको, और जो है हम वेजिटेबल पे ज़्यादा करते हैं कि जी वेजिटेबल लें, आप फिश ले लें, ठीक है ना, और फैट फ्री दूध ले लें। अगर आप जो है वो, अगर मैं फैट फ्री दूध के बारे में बात करूँ तो फैट फ्री दूध जो है ना वो आप जो है दूध ले लें, उसको बॉयल करें, ठीक है, उसके ऊपर मिलाई आ जाएगी, वो उतार दें, ठीक है, और जो सबसे कमज़ोर बच्चा है घर में वो उसको खिला दें, ठीक है। एक बार फिर बॉयल करें, ओके, ठीक है, फिर मिलाइए, उसको साइड पे कर दें, ये फैट फ्री हो जाता है। Exactly. मुश्किल चीज़ों में नहीं हम जाते, हम बिल्कुल बेसिक सीधी चीज़ें बताते हैं, जो एक्स्ट्रा घुमा के जो है ना मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरे पास आ रहा है ना मैं उसको आसान भाषा आसान अल्फाज में मैं उसको बताऊं कि जी आप ये चीज़ें खाएंगे, मतलब आपके घर में ही वो चीज़ें मौजूद होती है ना जो आप इजीली आपके लिए आसानी से आपके दस्तयाब होंगे, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वरना लोग कहते हैं जी फैट फ्री जो है मिल्क पीना है तो बाहर से लेकर आओ, डब्बा पैक महंगा भी, और ये वो घर में हो जाता है, ठीक है। और लोग क्या करते हैं ज्यादा, मैं कहता हूँ ज्यादा गंदा खाने से बेहतर है थोड़ा अच्छा खा लें, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाएगा। वो डाइट लें जो जल्दी डाइजेस्ट होती है। अगर आपका जो है ना वो चलना फिरना बैठना उठना कम है, आपने सिर्फ मोबाइल पे ही गेमें खेलनी है और आप कहते हैं जी मैं बड़ा, आजकल सेकंड लोगों में ट्रेंड ये हुआ है कि फिटनेस की तरफ तो फोकस कर रहे हैं लेकिन आए हैं तो आगे मोबाइल्स में लगे हुए हैं। अच्छा। मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे फोकस नहीं है। आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होने की मेन वजह भी यही है। ओवरनाइट मोबाइल यूज करना, आपका जो वेट बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीजन भी है ना वो आपका नींद पूरा होना नहीं है। ओके, ठीक है। आपकी जितनी ज्यादा नींद पूरी नहीं होगी आपका वेट उतना ज्यादा भी बढ़ेगा। सुबह होते तो लॉस होते हैं, सुबह होते हैं, हम सारे ओवरनाइट जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं और मेन रीजन भी यही है। ठीक है, जल्दी सोएं, रात को आराम से 7-8 घंटे की नींद लें, ठीक है, मिनिमम प्रॉपर तरीके से 8 घंटे की नींद अपनी लाजमी लें। और सोने में भी जो है आप अपना कोशिश करें कि आप लोग ना, कई मेरे पास लोग आते हैं जो बात करते हैं फास्ट से भी कि जी हमारे शोल्डर में पेन रहती है, बैक में, सोने का तरीका सही नहीं है, यानी कि
ऊंचा तकिया ले लेना, ज़्यादातर लोगों की मैं बात करूँ क्योंकि वो मोबाइल यूज़ करते हैं, ऊंचा तकिया रखा होता है और वैसे ही करते करते वो सो जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको बताते हैं कि यार तरीका जो है ना सोने का, वो करवट लेके प्रॉपर ऐसे ऐसे हाथ ना रखें। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे हाथ रखें, यानी कि हर चीज़ का एक तरीका होता है ना। देखिए हमारी हड्डी है, शोल्डर है, ठीक है ना, तो हमारी नेक है, तो इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखना चाहिए बंदे को बैठते हुए भी कि मैंने कैसे बैठना है। ठीक है ना, तो बहरहाल ये कुछ मेन चीज़ें, और ये मुश्किल नहीं है मिस, ये अगर आप समझे ना कि बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं, हम इसको कैसे फॉलो करेंगे और ये वो, ऐसे नहीं होता। मेरी कोशिश ये होती है और फहद की भी कोशिश ये होती है कि जो हमारे पास आ रहा है हम उसको सीधी चीज़ें स्ट्रेट बताएं कि भाई ये रास्ता है, आसान चीज़ें बताएं, आसान चीज़ें, ताकि वो फॉलो कर सके, मुश्किल चीज़ें शॉर्टकट्स में ना इंसान को। कि कई जगहों पे आप जगह जाएं तो आपको लगेगा कि बड़ा मुश्किल काम है, हर चीज़ को जो है मेंटेन करना मुश्किल नहीं होता। बस बताने में आपका कोई बंदा बताने वाला ऐसा हो जो आसान तरीके में बताए कि भाई ऐसे करें, और प्रोफेशनल हो ना, सर्टिफाइड हो, तो सर्टिफाइड हो, बेसिक चीज़ भाई, ये है। हाँ, किसी की जान के साथ नहीं हमने खेलना हाँ जी, है। बिल्कुल। ये बड़ा जरूरी है। लेकिन क्या आपको लगता है फिर इस हवाले से भी काम करने की खास ज़रूरत है, क्योंकि गली मोहल्लों में छोटे छोटे जिम्स खुले हुए होते हैं और नौजवान नस्ल वहाँ पर जाती है तो उन्हें स्टीरॉइड्स पे ट्रेनर्स ही लगाते हैं। बेसिकली उन्हें कहते हैं कि आप ये यूज़ कर लें, ये सप्लीमेंट खाना शुरू कर दें, आपकी बॉडी बन जाएगी। क्योंकि यंगस्टर्स को तो नहीं इतना अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं पता कि ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है। बेसिकली हमारे ट्रेनर सर्टिफाइड ही नहीं है। जो आपके छोटे गली मोहल्लों में जो जिम्स खोले वो सर्टिफाइड ट्रेनर्स ही नहीं है। वो किसी भी जिम में जाके 1 साल 2 साल ट्रेनिंग करके तो वो अपना जिम खोल लेते हैं और अपने आप को ट्रेनर कहते हैं जी कि हम ट्रेनर हैं। बिल्कुल। हमेशा सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जाएं, अच्छे मतलब किसी क्लब के अंदर जाएं, हेल्थ फिटनेस क्लब के अंदर जाएं, सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर जो है आप अपनी ट्रेनिंग करें, ताकि वो आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको लेके चलेगा। उसको पता होगा कि किस स्टेज पे मैंने आपको कब क्या एक्सरसाइज करवानी है, क्या आपको प्रोग्राम मैंने चेंज करना है। वो आपको सारा डाइट भी बताएगा, इस मंथ तक आपने ये डाइट रखनी है, फिर उसके बाद ये स्टेज आ गई, आपने अपनी डाइट को चेंज कर देना है। लेवल्स होते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी, जो बहुत से यंगस्टर्स देख भी रहे होंगे कि उन्हें थोड़ा सा हमें अवेयर करना है कि अगर स्टीरॉइड्स खा लेते हैं तो उसके बाद उनकी बॉडी के ऊपर क्या क्या असरात होते हैं, किस तरह के उनके जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह इफेक्ट हो सकते हैं, उससे कितना ख़तरनाक है उनके लिए वो। जी बिल्कुल, स्टीरॉइड तो शॉर्टकट है और मैं कभी भी किसी यंगस्टर को रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्टीरॉइड की तरफ जाएं, क्योंकि स्टीरॉइड जाएंगे वो इन दी एंड वो आपको किसी भी आपके मसल ऑर्गन पे या बॉडी पार्ट पे जो है वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि ये एक पूरी साइकिल होती है, ये पूरी एक साइकिल के चलना होता है हमने कि स्टीरॉइड आपका जो बॉडी का नेचुरल सिस्टम है ना, बेसिकली उसको ये रेस्ट मोड पे भेज देता है। ओके, ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा जारी बात है, हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ ले रहे हैं बाहर से। अब हर बंदा है उसके अंदर एक शेर है, ठीक है ना, वो इंजेक्शन लगाएगा तो वो अपने जो है वो 2 शेर आ जाएंगे, वो अब जो ओरिजिनल शेर होगा उसको कहेगा भाई तू सो जा, ठीक है ना। मैं अब देखे उसको क्या करेगा, उसको ड्रग्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, हर 3 महीने बाद जो है साइकिल, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इस बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता कि लोग जो है ना कोई चीज़ पकड़ के जो है ना उस पर शुरू ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप जो है ना ओरिजिनल डाइट के बारे में अपनी फिटनेस से प्यार करें, अपने जिस्म से प्यार करें और इस तरह की किसी भी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस ना हो जो आपके लिए बाद में ख़तरे का बाइस बने। हमारे साथ फ़ाहद मौजूद थे और शकील मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए और किस तरह अपने आप को हमने नेचुरली फिट रखना है, एक्सरसाइज डेली रूटीन पे आप करेंगे तो आप इन तमाम तर चीज़ों से बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं और ख़ुद को तंदुरुस्त रख सकते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।